दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह, आपका यूपीएससी आईएएस मेंटर। दोस्तों, जैसा कि आप आज पीछे देख रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आता है आपके यूपीएससी आईएएस के जीएस के पेपर 3 में। तो आज हम चर्चा करेंगे जीएस सेक्शन के यानी सामान्य अध्ययन के यूपीएससी मेंस परीक्षा हो या फिर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो आईएएस की, उसके एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खंड की विज्ञान और तकनीकी साइंस और टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मुख्य परीक्षा के साथ साथ ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये मुख्य परीक्षा के लिए है। आज हम बात करेंगे आपके सामने फ्यूल एग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी की। अब ये शब्द आपको समझना होगा, ये जो हमने लाइन्स आपके सामने लिखा हुआ है इनको भी आपको बहुत ही अच्छे से अपने मन में बैठाना होगा और फिर कैसे इस पर हम बात करेंगे, कैसे सरकारों ने अपने कदम बढ़ाए हैं और कैसे पूरे जो इंटायर जो वर्ल्ड के लोग हैं, जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, वो कैसे इस पर काम कर रही हैं इस दिशा में, हम इस पर भी आपके सामने बात करेंगे। तो फ्यूल एग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, और फिर ये होगा कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का कैसे ये होगा, यानी कि हम फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन के बारे में हम क्या सोचते हैं और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन को कवर करने के बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो चाहे घरेलू ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो हमारे औद्योगिक उस क्षेत्र में हो, तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सुविधाजनक जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी वो कैसे की जाएगी। तो आज हम इसी के सामने आपसे चर्चा कर रहे हैं साइंस और टेक में जीएस पार्ट 3 को लेकर। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको जानने की कोशिश करते हैं अपने इस छोटे वीडियो में और छोटे लेक्चर में। देखिए 2001 यानी कि हम जब बात करते हैं कि भाई आखिर हमारे पास किस तरीके से हमारी सरकारों ने सोचा और किस तरीके से इसमें काम किया गया, तो इसमें जब बात आती है जनवरी 2003 में हमारे पास ये कहा गया कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पहला रोड मैप बनता है वो बनता है जनवरी 2003 में। ये लॉन्च होता है पहली बार। तो ये हमने आपके सामने लिखा कि पहली बार इसका जो पहला रोड मैप सभी देशों के समूह ने मिलकर सामने रखा, तो वो तैयार हुआ 2003 में। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे इंजन बनाए जाएं, कुछ ऐसी बॉडी बनाई जाएं जो फ्यूल एग्नोस्टिक हों। फ्यूल एग्नोस्टिक सिस्टम यानी फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन्स पर हमें ध्यान देना होगा और ये जो इंजन होंगे आखिर वो कैसे काम करेंगे। फ्यूल एग्नोस्टिक, देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि हम जो हमारी गाड़ियां हैं अभी तक मोस्टली वो पेट्रोल और डीजल पर चलती थी। पेट्रोल हो या डीजल हो, ये एक लुब्रिकेशंस होते हैं और ये एक जो गैसोलीन के पार्ट होते हैं। पेट्रोल जो गैसोलीन होता है उसी का एक व्युत्पन्न इकाई प्राप्त होती है, उसको हम लोग सामान्य भाषा में पेट्रोल कहते हैं। तो फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन कहता है कि हम आने वाले समय में, अच्छा अभी तक क्या था, अभी तक जो है हम लोग जब यहाँ पर यूज कर रहे थे पेट्रोल को, तो पेट्रोल को और जो है डीजल को यूज करने से जो हमारे एमिशंस होते थे गैसेस के, यानी जो गैसेस के हमारे एमिशंस होते थे, जैसे इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, और ऐसे जो है तमाम जो हमारे जो गैसेस होते थे, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ठीक है, पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और ये खतरे अब समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक, ऐसा ये माना जा रहा है कि 2030 तक आते आते हमारे पास जो है वो 40% जो है वो व्हीकल यहाँ पर बढ़ेंगे। जब 40% हमारे व्हीकल बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, है ना, सड़कें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में अगर ये एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का या CO2 का या नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी जो हमारे नाइट्रोजन के पार्ट होते हैं, या इसी में हमने कहा कि सल्फर, एक इसमें और निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर ये लोग अगर तेजी से बढ़ते रहे तो बहुत ही बड़ा खतरा ये उत्पन्न करेंगे, खतरा पैदा करेंगे हमारे पर्यावरण के लिए। बस इन्हीं को रोकने के लिए 2003 जनवरी में पहली बार एक रोड मैप तैयार किया जाता है और उसमें ये विचार किया जाता है, उस पर ये बल दिया जाता है कि हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को कैसे जनरेट करेंगे, और इसको करने के लिए हमारे पास फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन होने चाहिए। फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन कहते हैं कि हम
एक ऐसे इंजन की कल्पना करें, कुछ ऐसे इंजन बनाएं कि जो हमारे वैसे ही इंजन हो जैसे कि अभी अपने हम पल्सर में या गाड़ियों में या कार में या ट्रक्स में उनको देखते हैं, लेकिन उनसे जो निकलने वाला जो एमिशन हो, जो खतरनाक एमिशंस हैं CO वाले, है ना, नाइट्रोजन के जो अपने ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के जो एमिशंस आ रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण की हवा को और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जीवन के लिए और मनुष्यों के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रहे थे या करने वाले हैं। तो इस पर जोर दिया गया कि हम फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन्स को जनरेट करें। अब इंजन हमारे वही रहेंगे, लेकिन पेट्रोल की जगह होगा क्या कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैसें होंगी हमारी, हाइड्रोजन गैसेस का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। हम लोग इसमें जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, यानी ये हमारा होता है एथेनॉल, और एथेनॉल की हम लोग यहाँ पर ब्लेंडिंग करेंगे, और ये जो एथेनॉल होता है दैट इज कॉल्ड एथिल एल्कोहल C2H5OH, है ना। तो ये जो हमारा ये एथेनॉल होगा इसकी हम अगर ब्लेंडिंग कर दें, ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जो हमारा पेट्रोल हम गाड़ियों में भरवा रहे हैं उन्हीं गाड़ी के पेट्रोल के साथ साथ कुछ कुछ मात्रा में हम उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग करें। तो हम एक काम कर रहे हैं आने वाले समय में अपने जो है हाइड्रोजन के ऊपर, फिर हम काम कर रहे हैं एथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर, यानी ये जो है हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दैट इज कॉल्ड EBP, यानी एथेनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल होगा हम उसकी ब्लेंडिंग जब करेंगे तो हमारा ये जो एमिशन होगा, ये एमिशन कुछ हद तक या बहुत हद तक ये आने वाले समय में कम होगा। क्यों? क्योंकि C2H5OH जो होगा ये पेट्रोल के मुकाबले हमें सस्ते से मिल जाएगा। सस्ते से क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जैसे हमारा गन्ना है, मक्का है, ठीक है, इन लोगों से आसानी से मिल जाएगा, और जो गन्ना आज किसानों को चीनी की मिलों में ले जाने पर उनका पेमेंट नहीं हो पाता है या पेमेंट देरी से होता है, तो किसान हमारे जो हैं वो हल्का सा मायूस रहते हैं, उनका सही मूल्य नहीं मिलता है। जब गन्ने और मक्के का एथेनॉल के रूप में या इनके पार्ट के रूप में जब इनका यूज होना शुरू हो जाएगा तो हमारी गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा या डीजल पर बहुत ज़्यादा सीमित नहीं रहेंगी, और फिर वो चीज़ें हम लाएंगे अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के रूप में। इसके बाद क्या होगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अभी तक जो है हमारे पास जो मामला है, अभी तक हमारे पास जो मामला चल रहा है वो 8.5% हमारी ये ब्लेंडिंग जो है वो चल रही है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल अभी तक जो है हम पहुंच पाए, ये हमारा एक ऑफिशियल डेटा है कि वो 8.5% अभी हमारे सामने अभी हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग गाड़ियों में कर रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि 2024 एंड होते होते ये हमारी जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो 10% तक की जाए, और इसको फिर आगे नाम दिया जाएगा E10 के नाम से इसको नाम दिया जाएगा। ये हमें करना है 2024 के एंड तक, और बाद में इसी वाली बात को फिर आगे जा करके ये कहा गया कि इसको हम 2030 तक इस ब्लेंडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे 20% तक, और फिर इसको नाम दिया जा रहा है E20, यानी कि जो E20 होगा इसको हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग जब 20% होगी दैट इज कॉल्ड E20, और जब एथेनॉल ब्लेंडिंग हम पहुंचेंगे 10% पर, यानी जब पेट्रोल में लुब्रिकेंट के साथ में, गैसोलीन के साथ में हम जब एथेनॉल यानी कि C2H5OH हम मिलाएंगे 10%, तब उसको कहा जाएगा E10। और जब हम पहुंचेंगे 2030 में, जो हमारा एक रोड मैप था, ये कहा गया था कि 2030 तक हम उसको 20% पर ले जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस वाली बात को जो हमारी सरकार है, अभी सरकारों ने कहा है कि हम इसकी समय सीमा को घटाएंगे, और ये चीज़ जो है वो घटा कर इसको जो है अब 2025 है वो लास्ट कर दिया गया है, यानी हम ये E20 का जो टारगेट है वो हम इसको 2025 तक बिल्कुल फुली अचीव कर लेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि जो हमारा एमिशन का खतरा है वो कम हो जाएगा। एमिशन का मतलब होता है कि जो हमारा जो है जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, किसका? जो हमारा जहरीली गैसें का जो उत्सर्जन होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, CO2 हो गया, नाइट्रस के जो हमारे ऑक्साइड्स हो गए, है ना, ETC।
तो ये लोग जो होंगे ये थोड़ा सा मतलब ये काबू में आ जाएंगे, और ये मानव के जीवन के लिए इनको काबू करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा पूरी एक मानव सभ्यता के ऊपर। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की गाड़ियां हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अब ईपीबी एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि जो हमारे एथेनॉल की ताकत होगी आखिर वो कैसी होगी, ताकत कैसी होगी? दैट इज कॉल्ड, जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल होगा उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एफिशिएंसी, इसकी ताकत कैसी होगी। दूसरा होगा कि जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर को हम विश्वास कैसे दिलाएंगे, मेन हमारे पास है कस्टमर के विश्वास को लेकर के, कि वो हम उन्हें कैसे मनाएंगे कि अब आपको पेट्रोल की गाड़ियां या डीजल की गाड़ियों को नहीं लेना है, अब आपको ईबीपी यानी कि E10 और E20 वाली गाड़ियां लेना है, जहां पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल आप उसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास एक होगा कि जो हमारे पास चैलेंजेस है कि हम इसका जो रख रखाव हो गया, इसका जो थर्मल जांच होगी, और इसके बाद जो इसके स्टेशंस बनेंगे कि जहां पर हमें इथेनॉल मिलेगा, उसका जो हमारे पास जो उसकी सुलभता हो वो कैसे तय होगी पेट्रोल पंपों की तरह। और इसकी जो चौथी बात सामने आएगी कि जब हम गाड़ी के इंजन में पेट्रोल, गैसोलीन या डीजल भरते हैं, तो देखिए डीजल या पेट्रोल एक जो है वो काम करता है ल्यूब्रिकेशंस का, और जब गाड़ी में पेट्रोल में एक हमारी गाड़ियों में जब वो ल्यूब्रिकेशंस का काम करता है, तो हमारी गाड़ी के इंजन को खतरा या उसके खराब होने का खतरा थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की या फिर हाइड्रोजन गैसेस की, तो ऐसे में जब हमारी गाड़ी देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि जब हमारी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से चलती है तो वो ल्यूब्रिकेशंस होते हैं, तो ल्यूब्रिकेशंस चिकनाई के होने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी का इंजन सेफ एंड सिक्योर फील करता है। लेकिन एथेनॉल हो गया या फिर हमारे पास एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि एलपीजी का भी यूज होगा, सीएनजी का भी यूज हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इन चीज़ों का भी यूज वहाँ पर होगा, जो कि ब्यूटेन प्रोपेन के मिक्सचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो है एलपीजी का, तो ये हमारे पास जो होता है ये ब्यूटेन का और प्रोपेन का, ये प्रोपेन का एक जो है वो कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। तो ये एक्चुअल में गैसेस हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो वो एक गैस है। गैस जब आपके इंजन के इनर बॉडी के पार्ट से टकराएगी, तो आपके इंजन में वियर एंड टियर होने का खतरा, यानी कि उनके रगड़ खाने का खतरा पैदा होगा। तो ये जो रगड़ वाली बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की जो बात हो रही है, इस पर हम कस्टमर को कैसे भरोसा दिलाएंगे? तो ये अभी हमारे पास ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पर ईबीपी यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की मिक्सिंग को लेकर के जो हमारे ग्राहक हैं हमारे देश के, वो कैसे इसको समझेंगे। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में कहीं ना कहीं से इस समय 97% जो गाड़ियां हैं वो ईबीपी ब्लेंडेड उस पर काम कर रही हैं, यानी कि 97% में, चाहे उनकी ब्लेंडिंग कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे 10% हो, चाहे 8% हो, चाहे 5% हो, चाहे 20% हो, लेकिन यूएसए में 97% जो है वो गाड़ियां वो इस पर काम कर रही हैं। अब भारत सरकार ने अभी अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ है अभी पिछले साल, तो G20 में जो इसका सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में जो हमारे ग्रुप देश थे वहां पर ये बात यहां से की गई कि हम G20 में भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को उठाया और बहुत ही बड़े पैमाने पर उठाया, और जो हमारे यहाँ के पेट्रोलियम मंत्री थे, जो हमारे पास यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, इन सभी लोगों ने, जितने भी मंत्रिमंडल समूह थे, उन्होंने G20 पर विभिन्न देशों के सामने, चाहे वो ब्राजील रहा हो, चाहे वो यूएसए रहा हो, जर्मनी रहा हो, रसिया रहा हो, ऐसे देशों के सामने जो है मतलब इन लोगों ने अपनी बातों को पहुंचाया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, और ऐसा अगर हुआ हमारे पास तो हम कम से कम जो है एक बहुत सारा जो है वो पैसा हम बचाएंगे, और पैसे में बचा करके उसको अपने हम इंफ्रा में, यानी कि जो हमारा अभी देश का इंफ्रा है, हम यही पैसा यहाँ लगाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हमें करीब 85% तक हमें जो है वो इंपोर्ट करना होता है बाहर के देशों से। इंपोर्ट करता है अपना जो भारत देश है, ये अभी इंपोर्ट करता है 85% तक पेट्रोलियम पदार्थों को। अभी तक ये पेट्रोलियम पदार्थों को अगर हम बात करें तो 85% तक
वो इंपोर्ट कर रहा है बाहर के देशों से। लेकिन जब हम अपने कंट्री में जब हम एथेनॉल की चीज़ों को शुरू करेंगे यानी ईबीपी की हम बात करेंगे, तो हमारे देश में चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो मक्का हो, या फिर और भी जो हमारे जो हैं खाद्य पदार्थ हैं जहाँ से वो इथेनॉल पाया जाता है, जो भी अनाज होते हैं, बाजरा है ना, बाजरा को नहीं कहेंगे, हम बात कर रहे हैं गेहूं की बात कर सकते हैं, है ना, तो मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ऐसी चीज़ों से हम जब इथेनॉल को पैदा करेंगे तो हम जो ये 85% वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो 85% की जो हमारी निर्भरता होगी वो अन्य देशों से वो कम होगी, वही पैसा बचाएंगे और फिर हम अपने इथेनॉल को जो हम यहाँ बनाएंगे इसको हम और देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास बाहर से भी पैसा आएगा और जो पैसा हमारा ये 85% पेट्रोलियम पर खर्चा होता है, कई हजार करोड़ रुपया, उस पर भी अपनी हम बचत यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बात एक छोटी सी चर्चा हमने आपके पास रखा कि आने वाले समय में हम हाइड्रोजन गैस का, हम एलपीजी का, सीएनजी का, खैर सीएनजी का यूज अभी हमारे जो है वाहन कर रहे हैं, एलपीजी का यूज ही चालू हो गया है, एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी यूज हमारे पास कुछ परसेंट में चालू हो गया है, लेकिन अब उसको हम लोग जो है वो 10% और फिर 2025 एंड तक, जैसा हमने आपसे कहा कि 2025 एंड तक उसको हम 20% तक यानी कि E20 तक के रेंज में ले जा रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत से जो कंट्रीज हैं वो काम कर रहे हैं E100 जो है ब्लेंडिंग के ऊपर, इसको कहा जाएगा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का मतलब हो जाएगा कि ये पूरे इसको 100% ये जो है एथेनॉल यानी कि C2H5OH से गाड़ियां चलवाने पर विचार हो रहा है। तो ये अभी एक रोड मैप है जो आने वाले कुछ सालों में आपके सामने आएगा कि E100 की ब्लेंडिंग यानी E100 यानी पूरी तरीके से हमारी गाड़ियां जो हैं वो एथेनॉल पर या फिर हाइड्रोजन गैसेस के समूह पर ये निर्भर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये इस तरीके से हम क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि और चुनौतियां क्या हैं ईबीपी यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, और क्या इसके फायदे होने वाले हैं और क्या इसके नुकसान होने वाले हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपके सामने जो है इन बातों को रखा, और आगे हमारे साथ बने रहिएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद में हम आपसे ऐसे ही विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर और विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर और जो विज्ञान से जुड़े होंगे आपके सामने लाते रहेंगे, और जीएस पेपर 3 की पूरी बात होगी हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूपीएससी आईएएस बाय नीलेश सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलता हूं। आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।